नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बिहार में चुनाव की गहमागहमी बिल्कुल चरम पर पहुंचने वाली है, या यूं कहें पहुंच गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में हैं, जहां वो न सिर्फ पटना के नए टर्मिनल का एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे हैं, बल्कि बेटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद उनका रोड शो शुरू होने वाला है और रोड शो में जो है जबरदस्त भीड़ आई हुई है और रोड शो में जबरदस्त उनके स्वागत की तैयारी की गई है। इस बीच बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनाव को लेकर जो है टसन काफी तेज होता जा रहा है और पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो भी इसी चुनाव के तहत माना जा रहा है। कल उनकी एक बड़ी रैली विक्रमगंज में है, लेकिन साथ ही साथ एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों के जो घटक दल हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बिहार के चुनाव में। और ऐसे ही महागठबंधन के घटक दल वीआईपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन देव ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव ज्योति जी, आपका बहुत बहुत जी, स्वागत है। जी, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो देव ज्योति जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जीतन राम मांझी एनडीए में ताल ठोक रहे हैं, 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी ही डिमांड जो है वो वीआईपी पार्टी जिसके प्रवक्ता है देव ज्योति जी और इनके मुखिया मुकेश सहनी जी का कहना है। मुकेश सहनी जी पिछले दिनों डेहरी हंसोन गए हुए थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही, पहले भी ये बात दोहरा चुके हैं कि उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी जो है वो बिहार चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देव ज्योति जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपको लगता है कि महागठबंधन में आपको 60 सीटें जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएंगी? देखिए, हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक हुई थी वाल्मीकि नगर में, बगहा में जो वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि, हाँ, संत वाल्मीकि बहुत फेमस आदमी है और हम्म। वाल्मीकि नगर में, तो उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने सुझाव दिया था, जितने भी हम्म। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को, कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी जो कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो है आज हम निषाद समाज जो है, जातीय जनगणना के हिसाब से जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, जो नीतीश कुमार जी का जो जातीय जनगणना हुआ, उसमें 9.65% दिखाया गया। तो जो हम लोग का जो जातीय जनगणना जो हम लोग करवाए थे 2020-21 में, उसमें 14% निषादों की आबादी है, निषादों की ताकत है और एक्टिव है। तो उसमें हम लोगों ने सुझाव दिया था हमारे आदरणीय नेता सनोफ मला मुकेश सैनी जी को, कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए। बाकी शेष नेतृत्व की बात है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय हमारे नेता सनोफ मला मुकेश सैनी जी को छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है, उस शेष नेतृत्व में बात हो रही है। और हमको इतना पता है कि एक प्रेजेंटेबल सीट वीआईपी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वीआईपी पार्टी का आज के दिन में हमारी जो ताकत है, एनडीए ने भी देखा है, महागठबंधन ने भी देखा है। तो हम इस चीज को लेके अपने शीर्ष नेतृत्व पे हम लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे आदरणीय नेता और आदरणीय जो घटक दल के जितने भी नेता है, आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, तो ये लोग मिलके अपना बात करके एकदम ऑल इज गुड करके अपना बहुत बेटर पोजीशन में हम लोग अपना कंफर्टेबली एडजस्ट कर लेंगे। तो आपके साथ तो चलिए ठीक है, आप एडजस्ट कर लेंगे और आपके जो नेताजी माननीय मुकेश सहनी जी हैं उनका रिश्ता भी तेजस्वी जी से बहुत अच्छा है, ऐसा अक्सर हम लोगों ने देखा भी है। लेकिन साथ साथ आपकी एक प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस जो आपके साथ खड़ी थी पिछले चुनाव में, 19 सीटें मिली थी उनको, इस बार वो भी कमर कस रही है कि कुछ अलग आइडेंटिटी लेकर चुनाव लड़े और वो जो है वो भी काफी ज्यादा सीटों की चुनाव की मांग कर रही है। जो अभी तक हमारे पास सूचना आई है, इस बार वो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार वो कह रही है कि कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसमें कम से कम आधी सीटें उस जगह की होनी चाहिए जहां पर पहले कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो इसके बारे में भी आपको लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज के दिन में बड़ी पार्टी है। आदरणीय राहुल गांधी जी भी एक बड़े नेता हैं और देश के नेता विरोधी दल है। तो हम लोग को कांग्रेस पार्टी से कोई कंपटीशन की बात नहीं है। हमको इतना पता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के तरफ अगर कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी को अगर 10वां में मैथ्स में इतना परसेंट आया, केमिस्ट्री में इतना परसेंट आया, फिजिक्स में इतना परसेंट आया,
हम लोग अपनी ताकत को देखते हुए, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत को देखते हुए और वीआईपी पार्टी की ताकत देखते हुए हम लोग जितना चुनाव लड़ते हैं, हम लोग 30,000 वोट लाते हैं, 26,000 वोट लाते हैं बिना बैसाखी का। हम लोग को कांग्रेस पार्टी फिर से बोल रहे हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे सम्मानित घटक दल के वही बड़े नेता हैं और हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जहां जहां वीआईपी चुनाव लड़ी, बाई इलेक्शन में, पिछड़ा आप इलेक्शन में देख लीजिए, हम सिमरी बख्तियारपुर में लड़ते हैं, 26,000 वोट लाते हैं। हम बोचाहा में चुनाव लड़ते हैं, 30,000 प्लस वोट लाते हैं। जहां जहां भी हम लड़े हैं, अपना प्रोग्रेस, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी अपना प्रोग्रेस को दिखा चुके हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, हमको अपना पार्टी पे जो है गर्व है। हमारी पार्टी जो है आज के दिन में जो है, हम अपने पार्टी को महसूस कर सकते हैं कि हमारी पार्टी की ताकत है। उस ताकत से जो है सरकार बनाने में हमारी पार्टी की बहुत बड़ी योगदान है। 2020 में हम लोग अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी को छोड़ के नहीं जाते, इंडिया गठबंधन को नहीं जाते, तो कोई रोक लेता क्या उनको चीफ मिनिस्टर बनने से? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को तो बन ही चुके थे। 12,000 वोट का ही ना डिफरेंस था इंडिया गठबंधन और एनडीए में, दोनों में। वो तो निषाद आरक्षण के लोभ में हम लोग को जो है बीजेपी बुड़बक बना के ले गई। और उसके बाद जब निषाद आरक्षण जब हम लोग मांग किए तो बीजेपी बात करने से इनकार की, तो हम लोग 2022 में उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़े और 17 सीट में कांग्रेस से भी ज्यादा वोट लाए। तो आंकड़ा में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ा में है ये चीज जो है, कोई हम कह नहीं रहे हैं। स्पोक्स पर्सन है पार्टी का, हम सिपाही है, हम बनावटी बात कर नहीं रहे हैं। तो आज वीआईपी की जो ताकत है, निषादों की जो ताकत है, एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा और एक पिछड़ा का बेटा और गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी का बेटा आदरणीय तेजस्वी यादव इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। बस हम लोग इसी चीज पे जो है अडिग है। और कांग्रेस पार्टी को फिर से बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी हम सम्मान करते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी सम्मान करते हैं। तो कोई कितना सीट मांग रहा है, क्या कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व में ये बातचीत चल रही है और हम लोग को बहुत कंफर्टेबली एडजस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल, आपने आपने अभी कहा देव ज्योति जी कि बीजेपी ने आपको पिछले बार बुड़बक बना दिया 2020 में, नहीं तो आप गठबंधन की सरकार बन जाती। तो मेरा 2 सवाल है। पहली बात कि इस बार आप लोग गठबंधन की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनाने के प्रति कितना आश्वस्त हैं? और क्या आपने ये नारा इसीलिए दिया है कि सरकार बनाओ और अधिकार पाओ? तो सरकार बनाओ और अधिकार पाओ ये नारा किस लिए? क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं? मतलब इस पे कुछ सोचना है। आप ये बताइए कि जो भी एनडीए का है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिहार के पटना की धरती पे जो है उनका आगमन हो रहा है। सारे जगह लगा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में देश की जनता जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, सीज फायर क्यों लगा। अमेरिका ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहले ट्वीट करके सीज फायर क्यों लगवा दिया? 2 दिन और हम लोग लड़ाई लड़ लेते तो 2 दिन के अंदर में इस्लामाबाद में जाके कबाब खाते और कराची में बिरयानी खाते। ये हालत हम लोग, हमारा इंडियन आर्मी जो है कर चुका था पाकिस्तान का। ये कोई कबड्डी का मैच थोड़ी ना हो रहा था सर, कि कबड्डी का मैच है या WWF में जो रेसलिंग वाला जो दिखाता है कि मारपीट हो रहा है, मारपीट, जो कुछ ज्यादा पिटाने लगा, जो ज्यादा घटाने लगा, तुरंत सीटी बजा के एम्पायर रोक दिया। आज देश की आवाम, देश की जनता जानना चाहती है कि ये सीज फायर क्यों लगा। हम लोग 150 करोड़ हिंदुस्तानी भी बॉर्डर में जाके शहीद होने के लिए भी तैयार थे। अगर देश को हमारी एक एक खून की जरूरत पड़ती तो सारा देश एक साथ होके जाके वहां बॉर्डर पे जो है अपना शहीद होने के लिए लोग तैयार था। अब देश से नहीं रहेगा तो हम लोग राजनीति क्या करेंगे बताइए। आज फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि देश की जनता जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, देश को क्या मिला। भारत जानना चाहता है कि देश को क्या मिला। तो बीजेपी तो कह ही रही है कि हमने आतंकी 9 की 12 आतंकी शिविर जो है नष्ट कर दिए, उनके 125 आतंकी मार दिए। और उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा तो हमारे डीजीएमई साहब को फोन किया तो हमने सीज फायर किया। और उसके बाद हमने, हमारा जो लक्ष्य था हमने वो पा लिया। और उसी लक्ष्य को पाने के उपलक्ष्य में जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो हर जगह अपना प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के स्वागत में आपने पटना में देखा भी होगा, मैंने भी देखा है, मेरे पास विजुअल आए हैं
कि जगह जगह जो है ये वो ऑपरेशन सिंदूर वाले वो गेट लगाए गए हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव है, इसको बीजेपी जिंदा रखेगी आपको चुनाव तक, बिहार चुनाव तक। तो अरे आप इस नैरेटिव से निपटने के लिए महागठबंधन के पास कोई योजना है? गुप्ता जी का एगो लोटपोट हम लोग बचपन में पढ़ते थे। गुप्ता जी का लोटपोट देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में और देश की जब लड़ाई हुई, इस लड़ाई में भारत को क्या मिला और किस तरह से मिला, क्या मिला नहीं मिला, सब कोई जानता है। अब ब्रांडिंग चलने वाला नहीं है देश। यही नरेंद्र मोदी जी 2014 में चनपटिया चीनी मिल में आके हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अब बिहार आऊंगा तो सबसे पहला इसी चीनी मिल में चाय पीऊंगा। जरा सा वो चीनी मिल का भी आप एक बार जरा सा किसी को भेज के वहां सर्वे करा लीजिए। उस चीनी मिल का बाउंड्री वॉल तक नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। वहां भी लोग भी जानना चाहता है कि भाई चीनी मिल को क्या हो गया। एक जो प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं खुलवा सकता है, उसके धोकोसला में, उसके इसमें कितना दिन तक उसके बात पे आदमी आएगा? सर आप बताइए, जो प्रधानमंत्री आज बोल रहे थे कि हम अपने से मैं इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई को देख रहे थे सैटेलाइट के माध्यम से, तो अचानक सीज फायर, उनसे पहले ट्रंप साहब क्यों सीज फायर लगा दिए? आज क्या हो गया था हमारे देश में? इंदिरा गांधी के समय में भी हस्तक्षेप किया गया था। उस समय कोई राष्ट्रपति क्लिंटन थे, कौन थे हमको राष्ट्रपति याद नहीं है। हम पढ़ रहे थे इंडिया टुडे मैगजीन में ही, अभी पिछले सप्ताह ही छपा हुआ था, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ था, डिटेल दिया हुआ था। इंदिरा गांधी तो नहीं माना उस समय, बोला ना मैं 71 की लड़ाई, 72 की लड़ाई, 74 की लड़ाई, जो भी लड़ाई हो देश में, इंडिया के साथ पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो हिंदुस्तान हमेशा जीता। और इंडिया गठबंधन की सरकार में है, इस तरह का लड़ाई तो हमेशा बॉर्डर में चलते रहता था सर। डेली शहीद होता था, डेली आतंकवादी मारा जाता था। हम लोग को भी देखते थे न्यूज चैनल में, आज 16 आतंकवादी मारा गया, 15 आतंकवादी मारा गया। ये ऑपरेशन सिंदूर में आदरणीय नरेंद्र मोदी कौन सी बड़का चीज जो है मार दी है, जाके जो है वो दिख नहीं रहा है हिंदुस्तानी पब्लिक को कि आप अरे भाई ये बताइए, तो क्रेडिट तो ले रहे हैं ना, बीजेपी वाले क्रेडिट ले रहे हैं, चाहे पीएम मोदी ले रहे हैं, चाहे जो भी हो। अब देखिए आज पूरा गेट लगा, गेट सजा है। उसके बाद अब गुड़िया सिंदूर का जो है, अब 9 तारीख से 8 तारीख से ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जो है घरे घरे सिंदूर पहुंचाएगी। तो ये सिंदूर जब पहुंचाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका असर तो होगा ही। एगो एगो होता है प्रोपोगंडा कम सेल, वो दवाई लिखता है डॉक्टर। पीपी प्रोपोगंडा कम सेल लिखिएगा, नवी बॉम्बे एड्रेस रहेगा, प्रोपोगंडा को ब्रांडिंग नहीं हो, दवाई को खाइएगा ना तो कोई असर नहीं करेगा। तो आज बीजेपी के पास कुछ नहीं है, सारा चीज जो है दकोसलाबाजी हो गया, सारा चीज बुड़वक बना दिया। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर सब ध्वस्त है, खत्म है। आज बिहार में भी जो है वो आ रहे हैं लोगों को एक्टिंग करके समझाने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम हिंदुत्व के नेता हैं, ये है वो सब कुछ नहीं है सर। पेट 2 टाइम 3 टाइम खाना मांगता है सर, पेट में जो है भोजन नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा? ये 5 किलो अनाज जो है देश का विकास नहीं हो सकता है। 5 किलो अनाज, हम लोग को आज जो है रोजगार चाहिए, हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए, हम लोग को स्कूल चाहिए। क्या दुर्दशा बना के रख दिया गया है। आज कौन इनकी बात है? वो राजा बाबू सिनेमा था, अनूप भैया आपको याद होगा, गोविंदा का राजा बाबू। कभी गोविंदा उसमें वकील बन के आ जाते थे, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन के आ जाते थे, तो कभी जो है राजा बन के आ जाते थे, ड्रेस चेंज करते रहते थे। वही राजा बाबू का सिनेमा समझ लिया है जो है भारतीय जनता पार्टी का लोग, और आदरणीय नरेंद्र मोदी उसी चीज का राजा बाबू का कॉपी करके इंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोगों का। लेकिन इस बार इंटरटेनमेंट में जो है उनका कोई जान नहीं है। देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है कि एक धोखेबाज और एक झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हम लोग को, देश को हम लोगों ने बनाया, और बैसाखी में सरकार चल रही है। कोई ऐसा तो नहीं है 400 पार कैसे लगाया था अब की बार? 400 पार कितना पार किया बीजेपी का सर बताइए। आज नरेंद्र मोदी जी अगर थोड़ा सा दाएं बाएं, थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा सा करने का कोशिश करेंगे तो उधर चंद्रबाबू नायडू जी भी एक्टिव है, ठीक है। आदरणीय ये नीतीश कुमार जी जो है थोड़ा सा जो है वो थोड़ा हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन हेल्थ उनका ठीक रहता है तो वो भी गड़बड़ाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन रिटायर्ड आईएएस सब मिलके जो है उनको सब रोक राक के हाथ पैर पकड़ के सब पर बैठा देता है। लेकिन कितना दिन चलेगा सर? आज के दिन में बिहार में सरकार कौन चला रहा है? बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हैं मजबूर के मजबूर हो चुके हैं। मजबूर मतलब एक कैसे मुख्यमंत्री हैं कि अपना चीज को रख भी नहीं पाते हैं, बीजेपी उसको काट देती है। रिटायर्ड आईएएस लोग जो है सरकार चला रहा है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं नीतीश बाबू के जो है इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन पर हावी है, ये आरोप तेजस्वी यादव भी लगाते हैं। लेकिन बात करते हैं फिर बीजेपी पे। आपका सबसे बड़ा तगड़ा मुकाबला बीजेपी है, और बीजेपी भी इस बार लगी हुई है कि अब की बार नहीं तो कुछ नहीं होगा, मतलब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। और देखिए कि बिहार में प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा है, और कल यानी जब कल जो उनकी मीटिंग हो रही है, पब्लिक मीटिंग हो रही है, वो शाहाबाद में हो रही है, रोहतास के विक्रमगंज में हो रही है, सासाराम से 44-45 किलोमीटर दूर। और ये शाहाबाद एरिया वही है, रोहतास, बक्सर, आरा मतलब भोजपुर और कैमूर। अ, तो यहाँ पर पिछली बार महागठबंधन में आप लोगों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के कल के दौरे से या कल जिस तरह से वहां वो हुंकार भरेंगे तो उससे बाजी पलट सकती है? क्या बाजी पलटेगा? बाजी उसी उसी पलटना इलाके रहता, में। बाजी पलटना रहता तो 2020 में ना लड़े थे। घर घर मोदी, हर हर मोदी हम लोग नारा सुनते थे। हम लोग तो एनडीए गठबंधन से छोड़ के एनडीए में ना चले गए थे। एलाइड पार्टनर को बीजेपी सम्मान देती है क्या? जो एलाइड पार्टनर है, जरा सा मांझी जी से कभी बिना कैमरा का कभी आप बात करके पूछ लीजिएगा वो क्या बोलते हैं बीजेपी के बारे में। कभी चिराग पासवान जी से ऑफ कैमरा बंद करके पूछ लीजिएगा वो बीजेपी के बारे में क्या बोलते हैं। तो तो ये चिराग जी तो हनुमान मानते हैं अपने को मोदी का। नहीं, हनुमान हनुमान मानते हैं तो घरवा से कहे बाहर निकाल दिया उस समय, क्यों पार्टी तोड़ दिया? सब देखिए रहे आपके सामने जो है, पार्टी तोड़ दिया, एक घर तक नहीं बचा उसको। तो हम लोग, अगर हम लोग की सरकार रहती, हम लोग तो रामविलास पासवान जी का म्यूजियम बनवा देते हम लोग जो है। और उस घर से जो है उनका फोटो और उनकी तस्वीर और उनकी मूर्ति को जो है फेंक दिया गया। कोई एक होता है कि सम्मान की नजर से उसको उठा के अच्छे से ले जाके कहीं पर एक गोलंबर बना देते, कुछ बना देते, छोटा ही से जगह दे देते आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान जी को, जिसको हम लोग भी छोटा अम्बेडकर कहते हैं देश का। तो जिस जो सम्मान ही नहीं किया रामविलास पासवान जी को। और रामविलास पासवान जी एक ऐसे राजनेता थे जो एक वोट से उन्होंने सरकार गिरा दिया था, आपको याद होगा वाजपेयी जी का। और उनका बेटा जो है हनुमान बन के, क्या वो हनुमान बन के क्या बताइए क्या मिलना है? जो नीतीश कुमार जी को घुट पानी का घुट पी पी के गाली देते थे, आज नीतीश कुमार जी के साथ वो गुलदस्ता लेके वो खड़ा है सत्ता पाने के लिए। हम लोग को सत्ता नहीं दिखा हुआ है, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी नहीं बुला रही है। हम लोग बीजेपी के साथ, बीजेपी हम लोग को हर एक 10 दिन 5 दिन में वो संवाद आता है, भारतीय जनता पार्टी जो है हम लोग को लाना चाहती है। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए भी बीजेपी तैयार है। लेकिन राजनीति करने का तो एक मुद्दा होता है ना सर। आज 50 लाख लोग हमारे निषाद समाज के जो है गंगा जल में संकल्प ले चुके हैं कि हम जो है जब तक आरक्षण नहीं लेंगे, या जब तक हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी के साथ लड़ेंगे। क्या वो 50 लाख गंगा जल को झूठा ठहरा के कोई बीजेपी के साथ राजनीति करने के लिए? हमारे आदरणीय नेता सन मल्ला मुकेश सहनी जी इस तरह के व्यक्तिगत नहीं है। वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बिना आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी से कभी समझौता नहीं हो सकता है बिना आरक्षण लिए हुए। हम लोग का मांग है निषाद आरक्षण, हम लोग का सम्मान की बात है। जैसे दिल्ली में, बंगाल में आरक्षण लागू है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हमारा लागू क्यों नहीं है? जब देश का संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तब कानून एक होना चाहिए। बिहार में और झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण क्यों नहीं है? ये जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेता कोई जवाब नहीं दे पाया। अब देखिए रहे हैं अम्बेडकर साहब को किस तरह से लोकसभा में बेइज्जत किया बड़े नेता जो है बीजेपी का। देख आप तो आपके सामने विजुअल आया ही होगा, विजुअल आप देखे ही होंगे कि जिस तरह से वो बोले कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये फैशन हो गया है। उतना भगवान का नाम लोग ले लेता जो है तो बैकुंठ मिल जाता है। मतलब क्या बोले आप, हमको तो बोलने में भी खराब लग रहा है।
आपने आपने बोल ही दिया आखिरकार। ये सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहता था कि सुगबुगाहट भी होती है कि मुकेश जी जो है, मुकेश सहनी जी, वो बीजेपी में एक बार फिर से जा सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि उनके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं और उनकी पार्टी सर को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे दर्शक जो है, बिहार के जो वोटर हैं, उनको भरोसा दिला सकते हैं आप कि हाँ, ऐसा नहीं होगा। आपने कहा निषाद आरक्षण की बात, तो एक सवाल मेरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मान लीजिए बीजेपी कह देगी कि हाँ ठीक है, हम सरकार में आते हैं तो निषाद आरक्षण दे देंगे, तो क्या करेंगे आप, चले जाएंगे? सरकार में आते हैं तभी सरकार में है कौन? सरकार में है कौन? सरकार में बीजेपी है केंद्र में। बीजेपी को इम्प्लीमेंट करना है, कोई नया आरक्षण नहीं देना है। जो आरक्षण है, जो गजट है, सिर्फ सिर्फ उसका प्रोसेस है। आदरणीय नीतीश कुमार जी उसको अनुशंसा कर चुके हैं। उसको सिर्फ जो है होम मिनिस्टर के पास जाएगा, वहां से जो है फाइनेंस में जाएगा, वहां से गजट बनेगा, गजट बन के राष्ट्रपति महोदय के यहाँ चला जाएगा, साइन होकर नीचे आ जाएगा। अरे नया आरक्षण नहीं है कि नया जाति को किसी को आप आरक्षण दे रहे हैं। जिस समय देश आजाद हुआ, अब भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान है। हम कोई थोड़ी ना उनसे भीख मांग रहे हैं। ये तो हम लोग अपना हक मांग रहे थे। तो कोई आज तक आवाज उठाने वाला देश में ऐसा नेता नहीं हुआ। जो आदरणीय हमारे नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी इसी आवाज को लेके आज भी एकदम बुलंद है। अब पूरे निषादों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। हर एक गली गली में हम लोग का नारा है। रोज ही हमारा जो है कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, हर एक जिला में, हर एक विधानसभा में। इसी नारा के तहत ही हमारा कोई कार्यक्रम शुरू होता है। और हम लोग जो जान चुका है कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी पार्टी है। चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं देव ज्योति जी आपसे कि चलिए मान लिया आरक्षण की बात है, आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये आपने अपनी पार्टी का पक्ष बिल्कुल क्लियर कर दिया। लेकिन हमारा सवाल ये है, एक वोटर की हैसियत से, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, आपको पता ही है, पटना मेरा घर है। तो अगर जी आप जी जी। सत्ता में आते हैं, महागठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आते हैं, तो आपका जो वोट बैंक है, निषाद है, उसके लिए आरक्षण के अलावा उनके उत्थान के लिए आप लोगों के पास कोई रोड मैप है, कोई एक्शन प्लान है? सारा सारा जो है हमारा जो भी मैनिफेस्टो बन रहा है, एक नया मैनिफेस्टो कमेटी बनी है जिसमें हमारे मैनिफेस्टो कमेटी में वीआईपी पार्टी के भी सदस्य हैं। उसमें मैनिफेस्टो बन रहा है और मैनिफेस्टो में मछुआरा लोगों को किस तरह से लाभ मिले उसके लिए भी हमारे आदरणीय नेता सन्मापला मुकेश सैनी जी के पास जा चुका है। वो 2-3-4 दिन में वो सिग्नेचर भी हो जाएगा। तो वो वास्तविक आपको और डिटेल बता पाएंगे मछुआरों भाइयों के लिए क्या फायदा है और क्या उसमें उनको फायदा मिलना है, किस चीज से वो वांछित है, वो सारा मैनिफेस्टो में आएगा। इस बार जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो बनेगा उसमें मछुआरा समाज का, निषाद समाज का उद्यान, किस तरह से घर, किस तरह से उनको उचित सम्मान, किस तरह से क्या सब कुछ मिला हुआ है। 5,000 रुपया गारंटी कार्ड, जिसको मछुआरा को जिस तरह से उनका मछली मर गया या तालाब सूख गया उसमें सब्सिडी, ये सारा चीज है उसमें। वो आने दीजिए, अगला आपका एक डिबेट जब होगा उस पर आप बुलाइएगा तो उसमें हम इसी चीज को हम दिखाएंगे कि मछुआरा समाज के, निषाद समाज को, लोगों को क्या क्या फायदा देने के लिए इंडिया गठबंधन में हम लोग जो है उसका मैनिफेस्टो में हम लोग शामिल किए। चलिए इसी पर एक काउंटर क्वेश्चन छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा कि आपने कहा कि आपका मैनिफेस्टो बनेगा या आप ऐलान करोगे बाद में इस बात का कि जो है हम मछुआरा समाज को क्या देने जाएंगे, क्या देंगे उनके उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जब हमारी सरकार सत्ता में आती है। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस ने भी पिछले दिनों वहां पटना में अनाउंस कर दिया कि भाई हम महिलाओं को ये देंगे 2,500 रुपये महीना, या महिलाओं को जो हर महीने पैसे देने की बात होती है, जो उनकी सरकारें ऑलरेडी कर रही है कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने यहाँ भी अनाउंस कर दिया। सवाल इस बात का है देव ज्योति जी कि आपकी गठबंधन की सरकार होगी, चाहे आपकी हो चाहे एनडीए की हो, तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें इंक्लूड होगा, उसमें इंक्लूड करने के लिए आप सारे लोग एक साथ बैठेंगे। तो इस तरह के जो अनाउंसमेंट हैं जो घटक घटक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से, जैसा आपने अभी कहा कि आपका वो तैयार किया जा रहा है मछुआरों के लिए, तो इसको लेके एक सहमति बननी चाहिए ना, जो कि जिससे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनेगा, आपकी सरकार बनती है, तो उसमें उसको इंक्लूड किया जाए। हम लोग 6 जो घटक दल है हमारा, जो बिहार में इंडिया गठबंधन है, जिसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये शुरू से ही 2,500 रुपया देने का ही तो कांग्रेस कर रही है। तो इंडिया गठबंधन को लाभ ही हो रहा है इससे।
जन जन तक ये माँ चीज पहुंचे। 2500 रुपया वाला जो लाभ मिल रहा है माँ बहन योजना में, ये तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी करीब करीब 3 महीना पहले ही जो है इसकी घोषणा कर चुके हैं, और कांग्रेस कर रही है तो और अच्छी बात है। हम लोग भी कहते हैं, हम भी जो है अभी 10 दिन पहले लास्ट वीक कार्यक्रम में गए थे, तो हमने अपना भाषण को ही शुरू किया है कि माँ बहन योजना से 2500 रुपए वाले से, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो मैंने जो जो चीज बोला जा रहा है, छह पार्टी को लाभ देने वाली बात बोला जा रहा है, इसमें कहीं कोई तनाव की तो बात आनी नहीं चाहिए। क्या तेजस्वी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना एनडीए में शामिल है, वीआईपी पार्टी थोड़ी ना एनडीए में शामिल है। हम लोग तो गठबंधन का एक पार्ट है, हम लोग गठबंधन का एक अंग है। आदरणीय सनोपला मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सीपीएम वाम दल के जितने भी घटक दल के नेता हैं, हम लोग जो है हम लोग साथ हैं। अगर ये बोल रहा है कोई कि 2500 मिलेगा, इसमें तो महागठबंधन ही मजबूत हो रहा है, थोड़ी ना कमजोर हो रहा है सर। चलिए देवज्योति जी, आपने हमसे बात की और आपने अपनी पार्टी का पक्ष जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से रखा और साथ ही कम से कम इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि निकट भविष्य में या चुनाव से पहले मुकेश सहनी जी जो है एक बार फिर से बीजेपी का या एनडीए का दामन थाम सकते हैं। साथ ही साथ आपने एक हमारी दर्शकों को ये भी जानकारी दी अपने बिहार के वोटरों को कि आप उनके लिए, आपका जो वोट बैंक है उनके लिए आप कसरत कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं आप लोग तैयार कर रहे हैं, जिसे अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसे इंक्लूड किया जाएगा उनकी बेहतरी के लिए। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम।